हेलो, क्लास 7th का हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर है वो क्या था, मुगल एम्पायर बना कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे इसका एंड हुआ, और जो मुगल एम्पायर है वो हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है पढ़ना, हम क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में। और इस सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, और मुगल ने कैसे इतना बड़ा एम्पायर इंडिया के अंदर जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है इस्टेब्लिश किया। और अगर हम इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन ही पढ़े तो हमको वो ये बताती है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर अपना एम्पायर बनाना इजी नहीं था। तो हम स्टार्ट करते हैं रीड करना। रूलिंग रूलिंग एज लार्ज a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. इसका क्या मतलब है, अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो बहुत ही, अभी भी अगर हम देखें तो जो प्रेजेंट डे इंडिया है ये भी बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। कैसे? डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग बोलते हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग है, खाने का स्टाइल अलग है, कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है। तो इसको हम बोलते हैं अलग कल्चर्स है, अलग रिलीजन्स है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। तो पुराने टाइम में जब हम बोलते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या मतलब होता है? ये जो कंट्रीज इंडिया के आसपास लगती है इन सबको मिलाकर हम कह देते थे कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि पुराने टाइम में कंट्रीज जो अभी आज बनी हुई हैं वो पुराने टाइम में नहीं थी। जैसे कि जितनी भी हम कंट्रीज देख रहे हैं, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर जितनी भी ये कंट्रीज आज हैं ये उस टाइम पे नहीं बनी हुई थी। तो ये हम क्या करते थे, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को कोई नाम दे देते थे। जैसे कि जो इंडिया के आसपास का एरिया है उसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल देते थे। तो अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन 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 आ सकता है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब कुछ मिलाकर हम बोलते थे कि ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। मतलब ये एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और इसके अंदर जो राज करते थे वो थे मुगल एम्पायर। ये हमने पढ़ा है, बहुत सारे रूलर्स आए। और ये क्यों मुश्किल है? जैसे हमने लास्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर दिल्ली सल्तनत, उसके अंदर भी पढ़ा था कि जो दिल्ली के सुल्तान है इनके लिए बहुत डिफिकल्ट था पूरे इंडिया पे राज करना। तो इन्होंने नॉर्थ से स्टार्ट किया और फिर इन्होंने साउथ में अपने ट्रूप्स भेजे, सब कुछ भेजा, कैंपेन की वहां पर, ताकि हाँ, पूरा राज कायम कर पाए। पर फिर भी ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने अंडर नहीं कर पाए थे। तो फिर मुगल एम्पायर जो था, जो मुगल्स थे, इन्होंने इंडिया को अपने अंडर कैसे किया, हम इसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि जो मुगल एम्पायर है इसको शुरू किसने किया, मुगल एम्पायर का एंड कैसे हुआ, मुगल एम्पायर ने किसको हरा के क्या किया, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो अगर आप देखो तो हम क्लास 6 के अंदर पढ़ते थे ये जो मौर्यन एम्पायर है, मौर्यास थे, जो चंद्रगुप्त था जिसने स्टार्ट किया मौर्यन एम्पायर, हम उसके बारे में पढ़ते थे। तो उसमें भी हम यही बोलते थे कि इसने जो है पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपने अंडर किया, और उसके बाद इसने इंडिया पे पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट पर राज किया। उसके बाद जो आए, उसके बाद जो छोटे मोटे, उसके बाद जो रूलर्स हुए या जो वो हुए, वो एक एम्पायर नहीं बना, जो कि हम 6th क्लास में भी पढ़ते थे कि एक एम्पायर और एक किंगडम में डिफरेंस क्या है। तो एम्पायर जो है एरिया वाइज बहुत बड़ा होता है, और किंगडम जो है वो छोटा एरिया होता है। तो मौर्यन एम्पायर के बाद कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं आया, सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे। कहीं कहीं पे कोई किंगडम नॉर्थ में, किंगडम एक साउथ में है, ऐसे करके छोटे छोटे राजा के किंगडम्स बने हुए थे। जैसे हम दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ते हैं, उन्होंने ट्राई किया कि पूरे पूरे इंडिया के ऊपर, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना एक एम्पायर बनाए, पर वो नहीं बना पाए। तो मॉरियंस के बाद कौन आया जिसने अपना एम्पायर बनाया है? द मुगल एम्पायर। तो 7th क्लास के अंदर आप पढ़ोगे कि जो मुगल है इसने पूरा रूल कैसे किया। फिर जब आप 8th क्लास में जाओगे तब आपको आएगा ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, उन्होंने कैसे मुगलों को हरा के अपना एम्पायर, अपना जो है कॉलोनाइज किया इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम मुगल एम्पायर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था, सारी इतनी डाइवर्सिटी लोगों को अपने अंडर करना। क्यों? क्योंकि सबके बिलीफ्स अलग अलग होते थे। अगर हम कह दें, सपोज कर लें कि पूरे इंडिया के अंदर या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर डाइवर्सिटी नहीं थी, एक ही तरह के लोग थे, एक ही रिलीजन मानते थे, सब कुछ सेम था। तो अगर कोई ऐसा राजा आता जो उसी रिलीजन पे लोगों को कहता कि मैं इसी रिलीजन को प्रमोट करूंगा, तो लोग मान जाते। लेकिन इतने डिफरेंट रिलीजन थे, इसकी वजह से क्या होता था, कुछ लोग मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, कुछ की लैंग्वेज डिफरेंट थी, कम्युनिकेशन थी, प्रॉब्लम्स थी, कुछ कैसे रहते थे, कुछ कहीं रहते थे। इसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो है राज करना वो बहुत ही डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था अगर क्वेश्चन आ जाए? क्योंकि इंडिया इज अ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज अ वेरी डाइवर्स
वेरी डाइवर्स एरिया विद अ लॉट ऑफ कल्चर्स, और हम ये सब कुछ लिख सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में. Quite in contrast to their predecessors, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई राजा ऐसा था जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे सारा एकदम से इकट्ठा कर लिया, सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है अपने एम्पायर के अंदर ले लिया, तो वो बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता था, क्योंकि कहीं पे कोई रिबेलियन शुरू हो गया, कहीं पे कोई रिबेलियन शुरू हो गया. इतने बड़े एरिया को मैनेज करने के लिए आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि कहीं से कोई ऐसा ना हो कि रिवोल्ट शुरू हो और उसने अपना एरिया लेगा, हल्का सा किंगडम ले लिया, उसने निकाल लिया, कहीं से किसी ने ले लिया. तो ऐसा ही होता था. जो लोग कर भी लेते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज, तो उनके बाद में बहुत थोड़ी देर के लिए वो पूरा जो है इंडिया को रूल कर पाते थे, और उसके बाद क्या होता था, वो फिर से टूट जाता था, छोटे छोटे किंगडम्स में फिर से बढ़ जाता था. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra, Delhi until in the 17th century, they controlled nearly all the subcontinent. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. इसका क्या मतलब है? ये किसकी बात हो रही है? यहाँ से यहाँ तक ये बात हो रही है मुगल्स की, कि मुगल जो थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जब मुगल चले भी गए, जब मुगल्स का जो एम्पायर है खत्म हो गया बिल्कुल, उसके बाद भी जो रूलर्स आए या जो भी लोग आए, उन्होंने उनका जो पॉलिटिकल लेगेसी है या जो पॉलिटिकल आइडियाज है उनको छोड़ा नहीं. उन पे सर्च किया, उन पे देखा कि ये कैसे इतना सक्सेसफुल रहा, कैसे इतने सारे मुगल्स जो है, क्योंकि जो मुगल एम्पायर है किसी एक रूलर के बारे में नहीं बताता. मुगल एम्पायर हमको सारे रूलर्स के जितने भी मुगल एम्पायर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स आए, उन सबका मिलकर हम बोलते हैं कि ये मुगल एम्पायर इतने इस डेट से इस डेट तक इतने साल तक चला. तो कैसे चला, कैसे इतने राजा थे, उन सब ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि इतना मुश्किल था कैप्चर करना, उनको कैप्चर किया और कैप्चर करके रखा. ऐसा भी नहीं हुआ कि ये टूट गए. तो वो कैसे था? क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट आइडियाज थे, गवर्नमेंट जो वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी और इतनी पावरफुल थी कि जो लोग जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसको वो रूल करते रहे. Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. इसका मतलब जो उन्होंने फोर्ट भी बनाया वो भी आज तक है. हम कितने सारे फोर्ट्स दे सकते हैं जो कि मुगल के टाइम से, अगर हम दिल्ली में जाए, जो कुतुब मीनार है, ये सब कुछ है, रेड फोर्ट है, ये सब मुगल्स ने बनाए थे. और मुगल की जो एडमिनिस्ट्रेशन की आइडियाज थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे. उन्होंने इंडिया को बहुत ही अच्छे से एडमिनिस्टर करके रखा हुआ था. उनकी पॉलिसीज इतनी जल्दी फेल नहीं होती थी इतनी बड़े नेशन में जो इतना डाइवर्स है. ये रेड फोर्ट की इमेज आई हुई है. Who were the Mughals? अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो मुगल्स थे ये एक्चुअली हैं कौन. तो मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 great lineage of rulers. लीनिएज क्या होता है? जैसे हम कहते हैं पीढ़ी, एक पीढ़ी वहां से बहुत फेमस थी, एक पीढ़ी उधर से थी जो कि बहुत फेमस थी. तो जो मुगल थे 2 ग्रेट लीनिएज, यानी कि 2 डिफरेंट साइड्स जो कि बहुत अपने अपने वे में फेमस है, उनसे मिलकर आए थे. तो सबसे पहले हमने क्या बोला, उनकी जो मदर साइड थी वो डिसेंडेंट्स थे जंगेज खान के. अब इसके बारे में हमने दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ा है कि जो जंगेज खान है ये मंगोलियन इन्वेडर था. इसने बहुत बार जो है दिल्ली कैप्चर करने की कोशिश की थी, अटैक किए थे. और जंगेज खान के डिसेंडेंट्स थे मुगल मदर साइड से, जो कि मंगोल ट्राइब का लीडर था. और उनकी फादर साइड पे थे, फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तिमूर, द रूलर ऑफ ईरान, इराक इन मॉडर्न डे टर्की. मॉडर्न डे क्यों बोला हुआ है? क्योंकि उस टाइम पे ये इसको एक ही एरिया था इनका, लेकिन अब ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बन चुका है. तो तैमूर जो थे, ये जो था इनके फादर साइड से था. तो मुगल्स जो है वो कॉम्बिनेशन है या 2 ग्रेट लीनिएज, जो कि जंगेज खान मंगोलियन ट्राइब था और जो तैमूर जो राजा था उनकी उन दोनों से आया है. तो अगर हम बात भी करें तो जो मुगल वर्ड है ये एक्चुअली मंगोल, क्योंकि जो इंडियंस थे उस टाइम पे मंगोल बोल नहीं पाते थे तो उन्होंने मंगोल कर करके उसको मुगल बना दिया. लेकिन जो मुगल है वो सिर्फ मंगोलियन ट्राइब्स नहीं है, सिर्फ मंगोलिया
जो है वहीं से नहीं आए, ये दो लोगों का मिक्स, दो ग्रेट लीनियज जो है उनकी तरफ से आए हैं, जो कि मंगोलियन ट्राइब जंगेज खान उसके डिसेंडेंट थे, और जो तैमूर के सक्सेसर्स थे वो। तैमूर जो है वो एक राजा था जिसने ईरान, इराक और टर्की पे रूल किया है। However, the Mughals did not like to be called मुगल और मंगोल। क्यों? क्योंकि जो जंगेज खान था, ये जो है इसकी जब भी जंगेज खान की बात होती थी तो लोगों को याद आता था कि ये इसने कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों का खून किया इसने। तो लोग सोचते थे कि ये मुगल्स जो है ये भी इसकी तरह हैं, ये भी ऐसे ही निकलेंगे, ये भी लोगों को मारेंगे। तो लोग डरते थे या फिर रिवोल्ट होने के चांसेस बहुत हाई थे। आप इजीली कह सकते हो कि ये तो जंगेज खान के जंगेज खान इसका जो है सक्सेसर है, तो ये भी जंगेज खान की तरह निकलेंगे। इसलिए मुगल्स को अच्छा नहीं लगता था जब उनको मंगोल बोलते थे या मुगल भी बोलते थे। लेकिन उनको तभी अच्छा लगता था जब उनको ये ऐसे याद करते थे कि जो तैमूर के सक्सेसर्स हैं ये वहां से आए हैं, क्योंकि जो तैमूर है वो एक बहुत ही फेमस राजा था अपने टाइम पे। और दूसरा क्या है, मंगोल जो जंगेज खान है, अगर हम आपको बताएं तो जंगेज खान क्या करता था, ये जंगेज खान की फोटो है। जंगेज खान जो मंगोलियन वो था, ये एक्चुअली, हाँ, इनको ऐसे बोलते थे कि इनको बिल्कुल दया नहीं आती थी, ये बिना देखे लोगों को मार देते थे। और ये इवन ये भी बोलते थे कि ये लोगों को खा जाते थे, जो जो भी मंगोलियन वॉरियर्स थे ये इंसान को ही मार के खा जाते थे। ये इतने और अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, रेड के अंदर जो हुआ है ये एक्चुअली मंगोलियन एम्पायर है। इसका क्या मतलब है, अगर हम बात करें कौन सा ऐसा एम्पायर है जिसमें सबसे लार्ज एरिया था, यानी लार्जेस्ट एम्पायर कौन सा है, तो वो मंगोलियन एम्पायर है। कि जितना भी एरिया रेड के अंदर आपको दिख रहा है ये मंगोल का एम्पायर है। तो मंगोल इतनी बड़े एम्पायर को रूल करते थे, वो इतने ज्यादा जो थे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे, इतनी ज्यादा लड़ाई करते थे, लोगों को मारने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते थे। इसको हम कहते हैं कि ये मंगोल से। तो मुगल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब लोग उनको मंगोल से बोलते थे कि ये मंगोल से आए, इवन दो उनके पास मंगोलियन एम्पायर जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एम्पायर है। इवन मुगल्स को तब भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही बात थी कि जो जंगेज खान है इसने है लोगों को बहुत सारा मारा है और ये बहुत लोगों को बिना देखे मार देता है। अगली लाइन में अगर हम पढ़ेंगे, दिस वॉज बिकॉज जंगेज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल। मैसेकर यानी डेथ, सीधे मतलब पूरी इनको इकट्ठे मार देते थे। इनन्यूमरेबल पीपल मतलब पता भी नहीं कितने लोग इसने मार रखे हैं। It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitor. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestors had captured Delhi in 1398. इसका क्या मतलब है, 1398 के अंदर जो तैमूर था इसने जो है दिल्ली को कैप्चर किया था। तो उस टाइम पे दिल्ली जो है कैपिटल है, अगर आप कैपिटल कैप्चर कर लो तो आप काफी एरिया कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि आपने जो है कैपिटल से ही सारा कंट्रोल होता था। तो अगर आपने कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लिया तो बाकी एरिया कैप्चर करना बहुत इजी हो जाता है। तो हमने ये पढ़ा कि मंगोल ने ऑल्दो इंडिया पे बहुत बार अटैक किया, बहुत बारी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बहुत बार ये अटैक करने की कोशिश की, इंडिया को लेने की कोशिश की, लेकिन जो तैमूर है उसने एक्चुअली एक बार दिल्ली को 1398 के अंदर कैप्चर किया था। They celebrated their genealogy pictorial, each ruler getting a picture made of Timur and himself. Take a look at figure 2 which is somewhat like a group photograph. तो अगर हम ये पिक्चर की बात करें तो ये क्या करते थे, ये अपनी ग्रुप फोटो लेने की, क्योंकि उस टाइम पे कैमरास होते नहीं थे, तो ये ग्रुप फोटोज लेना इनको बहुत अच्छा लगता था। तो ये जो सेंटर में इंसान बैठा हुआ है, जो सेंटर में बैठे हुए हैं, यही तैमूर है। तो जो भी राजा थे वो क्या करते थे, अपनी एंसेस्ट्री दिखाने के लिए कि हम कितने महान हैं, हम कितने महान लीनियज से आए हैं, वो अपनी फोटो उनके साथ पेंट करते थे। ये देखो, ये तैमूर जो है ये ईरान, इराक एंड टर्की का राजा जो था उस टाइम पे, उसके साथ हम बैठे हैं क्योंकि ये हमारी लीनेज है, ये हमारे पूर्वज हैं, ये बताने की कोशिश करते थे। Mughal military campaign. Babur, the first Mughal emperor, 1526 to 1530, succeeded to the throne of Fergana in 1494 when he was only 12 years old. तो हमको ये पता है कि मुगल एम्पायर को स्टार्ट किसने किया, बाबर ने मुगल एम्पायर को सबसे पहले स्टार्ट किया। और इसने क्या किया, अगर हमको याद हो तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, लोधी डायनेस्टी जो है उसका जो राजा था उसको हरा के बाबर ने मुगल एम्पायर को स्टार्ट करना शुरू किया। और मुगल एम्पायर एंड कब हुआ,
एंड मतलब वीकनिंग मुगल एम्पायर की कब स्टार्ट हुई, जब हम बात करते हैं कि औरंगजेब के बाद जो भी राजा आए, जितने भी वो थे, वो उतने स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं रह पाए जितने कि उनके जो थे सक्सेसर्स, जितने भी उनके जो थे राजा जो उनसे पहले रह चुके हैं वो थे। क्योंकि बाबर के बाद जो भी जिसने भी थ्रोन लिया उसकी जो थी उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इतना बड़ा इंडिया हैंडल करे। और उसके बाद क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश की कंपनी थी वो आ गई और ब्रिटिश इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, उसको कॉलोनाइज किया। तो बाबर ने स्टार्ट किया और जो है औरंगजेब के बाद जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हुआ। उसके बीच के अंदर मुगल एम्पायर अपने फुल उसमें था, उसके बीच में होता था रिबेलियन वगैरह होते थे, वो होते रहते थे, लेकिन इतना कुछ नहीं हुआ कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो। जबकि मुगल एम्पायर जो है इंक्रीज ही हुआ है बाबर से औरंगजेब तक, मतलब उन्होंने जो अपना एम्पायर है बड़ा ही किया है, डिक्लाइन उसमें कभी नहीं आया। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, जो कि लोधी डायनेस्टी से था, at Panipat and captured Delhi and Agra. पानीपत की लड़ाई उसने करी और पानीपत के अंदर जो है उसने इब्राहिम लोधी जो कि लोधी डायनेस्टी से था उसको हराया और दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया और मुगल एम्पायर स्टार्ट किया। Table 1 charts some of the major campaigns of the Mughals. Study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. You will notice, for example, that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. Note the relationship between the Mughals and the Ahom, the Sikh, and Mewar and Marwar. How was Humayun's relationship with Safed Iran different from Akbar's? Did the annexation of Golconda and Birajpur in Aurangzeb's reign and hostilities in the Deccan? यहाँ पे अब हम जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सबके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि ये जो मुगल अथॉरिटीज थी या जो मुगल एम्पायर है इनकी रिलेशनशिप्स बाकी के साथ कैसे थे। हमने ये पढ़ा है कि कितनी देर तक जो इंडिया थी, जो इंडिया के लोग थे वो ट्राई करते थे कि मुगल एम्पायर से हमको आज़ादी मिले। और उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जो सिख्स जो थे उस टाइम पे उन्होंने रिवोल्ट किया, वो नहीं चाहते थे कि जो पंजाब है जो उस टाइम पे जो सिख एरिया था उनके अंडर जाए। हमने उसके बारे में जो मराठास है इनके बारे में भी पढ़ा कि कैसे मुगल्स जब इनके हड़पने जाते थे क्या कहते हैं कासल, उस टाइम पे जो उनके किले होते थे तो ये कितने अच्छे से रिवोल्ट करते थे। हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो कितने स्ट्रांग थे कि उन्होंने कितनी देर तक मुगल्स को है रोक के रखा था। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे जो है ये थोड़ा इंक्रीज होने लग गया था, मतलब कि जो एम्पायर है ज्यादा अंडर आने लग जाता है। तो इसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।